तो बच्चों इम्पोर्टेंट पूरा पेपर में लेके आ गया हूँ। ठीक है, पेपर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूँगा उसको हल करके आपको आंसर बताऊँगा, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो 156 यहाँ लिखते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखो अगर ये कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, और ये आ जाएगा 13 1 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार, और 13 है 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो 2 की पावर 2 है, 3 1 बार है, और 13 1 बार है। तो जिसका ऑप्शन है बच्चों वो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक थीटा का मान अगर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। ख नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, सेक थीटा दे रखा है। तो सेक थीटा 2 है। ठीक है, तो अगर सेक का मान आपको याद नहीं तो सेक को आप 1/cos लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा। अब देखो कॉस थीटा का मान तो पता होगा। देखो इधर इसका मान सोचना है, कॉस कॉस किसका होता है, कॉस 60 का मान होता है, 1/2। ठीक है, कॉस से कॉट हट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, पूरा डिटेल। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रही यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है कि मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। अगर देखो मूल बराबर होते हैं, ठीक है ना, गौ नंबर है, द्विघात समीकरण है, a के स्थान पर क्या है बच्चों 3 है, b के स्थान पर -12 है, और c के स्थान पर m है। मूल समान है तो d का मान 0 होगा, यानी कि b² किसके बराबर होगा, 4ac के। ये कंडीशन होती है। b का मान रखो -12, 4, a का मान 3, c का मान m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 12 × 12 है, 4 × 12 इधर घुड़े में आ जाएगा, इधर आके बट्टे में, 12 से 12 घटा, m का मान क्या आ गया 12। ठीक है, m का मान बच्चों क्या आ गया 12। तो आपका उत्तर नंबर ये चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, घ नंबर पे आ जाओ। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखो समबाहु त्रिभुज है, मैं हल करके दिखा रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज है ABC, प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 2A। ये 2A है, ये 2A है, और ये भी 2A है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब डालने पर क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, ये 90 का कोण है, इसको ये बिंदु को D बोल देता हूँ, ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, इसको आधे आधे हिस्सों में बांट देती है। तो हमें शीर्ष लंब ये इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि MCQ उसी हिसाब से हल करेंगे। तो देखो बच्चों त्रिभुज ADC में क्या लग जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है 2A, 2A का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा DA, A का वर्ग प्लस AD, AD हमारा शीर्ष लंब है। तो ये 4A² प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3A², AD आ जाएगा वर्गमूल में A का स्क्वायर A √3। ठीक है ना, तो शीर्ष लंब जो होगा बच्चों वो क्या होगा √3A, √3A। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। धनात्मक सम संख्याओं का माध्य बोले तो सम संख्या का माध्य निकालना, जैसे कि 2 माध्य 4 6 8 10, कितनी संख्या है 5 है, 5 से भाग देता हूँ, माध्य निकाल रहे हैं हम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 10 20 30, 30/5, 5 × 30, तो आंसर आ जाएगा 6 ऑप्शन में बिल्कुल है। अगले प्रश्न में आ जाओ। बिंदु इतने और इतनों के बीच की दूरी 10 मात्रा के, तो y का मान क्या होगा। देखो 2 बिंदु के बीच की दूरी 10 दे रखी है। ठीक है ना, एक बिंदु हम आपके पास दे रखा है P जो कि है 2, -3, और दूसरी बिंदु है Q जो कि है 10, y। इनके बीच की दूरी हमें PQ दे रखा है 10।
ठीक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है, दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, और ये 10 के बराबर है। तो अंडर रूट वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने पर हट जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से माइनस का 8। अब जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर 10 का वर्ग हो जाएगा, है ना, इधर से अंडर हटेगा, इसका तो वर्ग हो जाएगा। खोलो 8 64, और इसको खोलेंगे 3 3 9, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, और ये है 100। वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा 73, ये 100। 73 में 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 27, ठीक है, 0। दो संख्या को गुणा करने पे 27 है, घटाने पे 9 3 27। 9y में से हम 3y घटा देंगे, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, ठीक है बच्चों। इधर से y उभयनिष्ठ, y प्लस 9, इधर से 3 उभयनिष्ठ, y प्लस 9। प्लस कैसे हो गया? क्योंकि बाहर नेगेटिव है। ये चीज़ बराबर, यानी आपने सही किया है बिल्कुल। जो दो बारों से एक बार लिखते हैं, जो उपनिष्ठ निकाला उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। हल करेंगे आगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा y प्लस के 9 है, इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 9। इसको 0 रखोगे, y माइनस 3, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस के 3, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। माइनस के 9 प्लस के 3, माइनस के 9 प्लस के 3, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही क्वेश्चन है, अंग्रेजी में है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, सभी खंड हमें करने हैं। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है। देखो अब इनको पूरा सॉल्व करके लिखना है ना, तो जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल मैं वैसे लिखाऊंगा। दिया है द्विघात समीकरण, आपको द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? 3x² माइनस के 12x प्लस के 2m बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखी है। चूँकि ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर माइनस के 12 और सी के स्थान पर क्या है? 2m, ओके। प्रश्नानुसार क्या है बच्चों कि आपका मूल समान है। चूंकि मूल समान है यानी कि d का मान 0 है, ठीक है। d का मान 0 है यानी कि b² किसके बराबर है? 4ac के बराबर है, ठीक है। जब आपका मूल समान आएगा तो ये कंडीशन लगाना है। तो b का मान है माइनस के 12। ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है क्या? वो वहाँ पे भी था। a का मान 3 और c का मान क्या है? 2m है। अब की बात यहाँ पे m, उस क्वेश्चन में m था, यहाँ 2m है, तो ये नेगेटिव का वर्ग प्लस हो जाए 12 गुणे 12, 4 तिया 12 और ये गुणे में 2, m बचा। 12 से 12 घटा 2 छंग 12, तो m का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क नंबर हो गया, अब आ जाओ ख नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? cos² 67 माइनस sin² 23 का मान बताना है, ठीक है। तो चूँकि 67 प्लस 23 जोड़ने पे 90 आता है। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 है तो उनमें से किसी एक को बदलना होता है, तो मैं इसको बदल देता हूँ। cos 90 में से मैं कितना घटाऊँगा? 67 आ जाए 23, स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर लगा है, इसको बदला, इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। और आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम टू सेम घट के क्या आ जाएगा? 0। तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न में।
एक त्रिभुज के आधार की लंबाई गौ नंबर है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज है, ठीक, आधार की लंबाई 14 है, ठीक है, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप जानते हैं क्या होता है बच्चों सूत्र, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई दे रखी है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो सूत्र होता है। मान रख दीजिए 1/2 आधार है 14, ऊंचाई है 7, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कह रहे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप पहले तो लिखेंगे चूंकि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। जब भी माध्यिका निकालना है ना, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होता है। तो पहला आपका 2 है, फिर 3, उसके बाद 5 है, ठीक है, फिर 7, फिर 11, फिर 13 गिनते रहे, 3 और 3 6 हो गया, 13 के बाद 17 19, ठीक है, 21 नहीं होगा, कट जाएगा 3 से, 23 24 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, ये हो गया। अब गिन के देखो, इधर 4 हो गए, 4 8 और 2 10 हो गए। माध्यिका निकालना है, चूँकि n हमारे पास 10 है। जब भी n 10 होगा ना, माध्यिका मतलब बीच के वाल पे, इधर से 4 हटा, हाँ इधर से 4 हटा, बीच में 2 बच, क्योंकि सम संख्या का केस है ना, 2 बचा, चूँकि n बराबर 10, 10 क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या हो ना, बीच में 2 संख्या बचते हैं। अतः माध्यिका जो 2 संख्या उनको जोड़ दो और बट्टे में 2 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 24, 24 का आधा 2, 2 से भाग दोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का क नंबर हमसे बोल रहे 26 है, ये 26 है और उसके बाद यहाँ है 91, 2 से भाग दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, ये किससे कटेगा 3 से, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13। चूँकि 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। ठीक है, अब वो संख्या जो दोनों में है वो 13 है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13। LCM क्या होगा, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम एक ही है, जो बच गए उनको गुणे में डाल दूँ। ठीक है, तो 13 7 दूनी 14 गुणा कर दो, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18, ये आंसर आ गया LCM HCF। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। हमसे क्या बोला जा रहा है, P के किन मानों के लिए समीकरण की जो यह जोड़ी है का एक अद्वितीय हल है, P का मान निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो देखो कैसे होगा सॉल्व। ख नंबर पे आ जाओ, दिया है करके लिखेंगे एग्जाम में जैसे लिखना है। दिया गया समीकरण क्या है बच्चों, 4x + py + 8 = 0 और दूसरा है 2x + 2y + 2 = 0। मैं कुछ भी शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। चूँकि a1 कितना है 4, b1 कितना है p, c1 कितना है 8, a2 कितना है 2, b2 है 2, c2 भी है आपका 2। ठीक है,
प्रश्नानुसार पे आ जाओ। प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए, ठीक है ना, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चा अद्वितीय हल के लिए? A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ठीक है, ये कंडीशन होती है। मान रखेंगे तो मान क्या है A1 का 4, A2 का 2, B1 का मान P ये 2, बट 2 से 2 कैंसिल, तो इधर 4। P का मान 4 नहीं हो सकता कभी भी इस प्रश्न पे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं चित्र में AD लंबवत है BC के, सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। जब भी लंबवत है यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो देखो प्रश्न पे आ जाते हैं। गौ नंबर पे सिद्ध करना है। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है कि AD जो है वो लंब है BC पर। सिद्ध करना, जैसे एग्जाम में लिखना होता है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। सिद्ध क्या करना है हमें? वो जो सिद्ध करना वो हम लिख देते हैं कि AB² प्लस CD² बराबर होगा BD² प्लस AC²। ये हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चाहो तो एक बार चित्र भी बना लो, ठीक है, ये चित्र बना लो, बढ़िया हो जाएगा। ये लंब है, ठीक है, ये है CDBA, ओके। अब इसको हल कर दीजिए। देखो सबसे पहले क्या है, AB² आना है ना, तो हम लिखेंगे AB² कैसे मिलेगा? AB कहाँ है? ये है AB, ये लंब है, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग AB² जो होता है वो होता है AD² प्लस DB², समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद AB के बाद आपको क्या चाहिए? CD²। CD कहाँ है? ये है, आपको CD दिख रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में बात करनी पड़ेगी। अब आ जाओगे त्रिभुज, त्रिभुज किस में? CDA में, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाओ, ये देखो कर्ण क्या हमारे पास AC, AC का वर्ग जो होगा वो होगा AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। DC लिखो, CD लिखो, बात है कि तुम्हें CD चाहिए, तो यहाँ से देखो इसको इधर रखो CD², ये प्लस AC² इधर है, ये प्लस का AD² इधर रखे, क्या हो जाएगा? माइनस का। समीकरण नंबर 2, यहाँ AB और CD को क्या जोड़ना है? ये AB या CD² जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा और दायां वाला दाईं तरफ। देखो प्लस का AD² माइनस का AD² कटा, यहाँ क्या बचा? DB लिखो या BD लिखो, बात एक ही है। देखो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे घन का आयतन इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, घ नंबर है। क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक घन है, घन समझते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो। तो मैं लिख देता हूँ, माना जो घन की भुजा है ना वो A है, ठीक है, यहाँ लिख भी देना, माना घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब हमें दे क्या रखा है? यहाँ लिखेंगे दिया है,
क्या दे रखा है हमें, घन का आयतन। वो दे रखा है 1,3,3,1। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। ठीक है, अब इसका जोड़ो, आई थिंक 11 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। देखो अब आज वर्णखंड करके दिखाता हूँ। 11 से काटो, 11 एक कम 11। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, 23 हो गया। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एक कम 11। फिर 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, 11 11 में 121, 11 एक कम 11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की घात 3। ठीक है ना, घातों की तुलना करेंगे, 3 से 3 हटेगा, 1 का मान आ जाएगा 11, जो हमें नहीं मालूम था। मिल गया भुजा। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है, सूत्र होता है 6a²। 6a हमारा 11 है स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घन का क्या जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे सभी खंड हल कीजिए, सिद्धि कीजिए कि 3 √2 का परिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन। ठीक है, तो मान लेंगे, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है 3 √2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा, वह HCF जो होगा P और Q का, वो कितना होगा, 1 होगा। वह P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, कई बच्चे लिखते नहीं हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लॉजिक क्या होता है इस क्वेश्चन में कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये √2 रहा, P/Q है, ये गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये चीज़ है, इसको एक समीकरण मान लो। तो हमें क्या लिखना है, चूंकि P/Q परिमेय 1/3 है ना, 3 है, इसके ऊपर 1 लिख सकते हो, 1/3 नहीं, तो ये परिमेय को परिमेय से गुणा करने में परिमेय रहता है, तो लिखेंगे चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो कि जो √2 होता है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं। तो क्या लिखते हैं, अतः समीकरण 1 से हम क्या बोलेंगे कि ये जो √2 हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकती इसके। ठीक है, इसको डब्बे में दिखा देंगे। अतः हमारी जो अवधारणा है वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, ये हो गया। अब गलत हो गया तो आपका आंसर आ गया, इसलिए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है होगी, ये आप लिख देंगे। ये आपका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमसे क्या बोला गया, यदि tan A = cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी। कौन नंबर है, ठीक है, 4 का ख दिया है। क्या दिया है, मैं सबसे पहले वो हम लिख लेंगे, दिया है। अरे यार क्या, कितनी बार दिया है लिखूँगा। tan A = cot B
ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, एग्जाम में जैसे लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, जिस तरीके से लिखना है वैसे लिख रहे हैं। चूंकि tan a बराबर क्या है, cot b है। तो देखो जब भी बराबर होगा ना बच्चों यहाँ पर, तो दोनों तरफ सेम करना होता है। दोनों तरफ tan तो tan करो या तो cot cot करो। आप जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पर a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर a है। ठीक है, तो cot से cot हटेगा, तुलना करोगे तो यहाँ से बचेगा 90 माइनस a, इधर b। ठीक है, तो 90 इधर है, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। इसको ढंग से लिख देंगे, a प्लस बी किसके बराबर है, 90 के बराबर। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक, कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, गौ नंबर। मैं आपको बताता हूँ। कह रहे 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 6 मीटर लंबा है। इसकी जो छाया की लंबाई है ना वो 4 मीटर है। ठीक है, ये यहाँ से इसको मिला सकते हैं। उसी समय पर एक मीनार भी है, ये मीनार है। इसकी जो छाया की लंबाई है ना टोटल कुल, वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 28 दे रखी है। और ये जो मीनार है, माना मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम दे देता हूँ मैं AB। इसकी जो परछाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 28 मीटर दे रखी है। ठीक है, और ये जो 6 मीटर का है आपका क्या है, स्तंभ, इसकी जो छाया की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वो 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमसे इसकी लंबाई निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हम बोल देंगे माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, नाम दे दो इसका ABCD, कुछ भी दे सकते हैं। 90 इंच का ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है। 90 इंच का कोऑर्डिनेट समकोण त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ABE ACD के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, इसकी छोटी भुजा, इसका आधार AB और इसका आधार क्या है AC। एक सेकंड, ये C बोला है ना, D पहले नाम मैंने दे दिया था ना, चलो कोई बात नहीं। और इसका छोटे वाले की ऊंचाई क्या है BE और बड़े वाले की ऊंचाई क्या है CD। मान रखो AB का मान है 4, AC का मान है 28, BE का मान 6, CD का मान है H। तिरछी गुणा करो, ये H इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा गुणे में, और ये जो गुणे में इधर बट्टे मार जाता है। 7 28, 7 छंग 42। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 42 मीटर होगी। ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहते 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का खंड खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित करते लिखिए, दोनों भागों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि बाकी चीज़ों कराने के लिए मेरे पास साधन नहीं है ना, पटरी प्रकार पेंसिल अभी है नहीं। तो जिसको ये क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित है। ठीक है, NCERT आपने देखा होगा, आपको पता होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे साल भर उनको तो पता है कैसे होगा। नहीं आता है तो मेरे वीडियोस मैंने करा रखे हैं, सब कुछ एक एक चीज़ लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में।
कह रहे हैं ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा? 5वें का क। ठीक है, प्रश्न संख्या 5वें का क है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, कह रहे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, माना क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखो, अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला क्या होगा? पहला विषम पूर्णांक अगर 1 है, उसके बाद कौन सा होता है? 3। कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो 2 जोड़ना, क्रमागत सुन के 1 मत जोड़ना, विषम बोला है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आ जाओ यहाँ पर। प्रश्न में ये बोला गया है कि इनके वर्गों का योगफल 290 है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों को, ठीक है, वर्गों को वर्ग लेके इनका जोड़ देते हो। अरे यार, x+2 का वर्ग, तो वो 290 के बराबर है। ये बोला गया प्रश्न में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, अब यहाँ a+b का होल स्क्वायर लगाओ। a का वर्ग, b का वर्ग, 2ab प्लस का 290 इधर के माइनस का हो जाएगा। x² 2x² प्लस के 4x और 4 घटा देंगे तो 286 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? एक बार फिर से देख लो। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या करना है। ठीक हो गया। अब देखो, ऐसी दो संख्या लेनी जिनका गुणा करने पर 143 है और घटाने पे 2 आए। ठीक है ना, तो 143, 14 और 13। अगर समझ में नहीं तो गुणनखंड कर लेते हैं, 143। ठीक है ना, करके देखते हैं। 11 से कटेगा। ठीक है ना, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13, 13 और 11, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 13 और 11 के गुणा करेंगे 143 आ जाएगा। ठीक है, तो x² 13x माइनस के 11x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। पहले जोड़े से x ओवरनिस्ट, x बचेगा और यहाँ से 13 बचेगा, x बाहर आ गया। यहाँ से 11 ओवरनिस्ट आएगा, यहाँ नेगेटिव चिन्ह बदल जाएगा अंदर। 11 कम क्या, 11 43। ये चीज़ 2 बार यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। तो एक बार लिखेंगे गुणनखंड बनाने के लिए और जो ओवरनिस्ट निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। यदि x + 13 = 0 तो x का प्लस का 13 इधर के माइनस का हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला तो ये तो यार ऋणात्मक, तो ये अमान्य हो जाएगा। फिर दूसरा वाला ले लेंगे। यदि x - 11 = 0 तो माइनस का 11 इधर के प्लस का, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अतः संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 क्या हो जाएगा? x का मान क्या है? 11 और 11 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। ये लगातार दो धनात्मक विषम संख्याएं हमें आराम से मिल जाएंगी। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा बच्चों। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। संरेख आप समझते हैं बच्चों क्या होता है? हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना। हाँ, चौथा इसके बाद 5वां ही चलेगा। देखो, कह रहे चूंकि बिंदु हमारे पास है, नाम दे देते बिंदु के a, 0, 0, b और c आपके पास है x, y। यह संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में तो त्रिभुज तो बनाएंगे नहीं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3
माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर हमारे पास मान कहाँ है, x, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3 है। मान रखेंगे यहाँ पर। देखो ये एक बट्टे दो गुणे में इधर आके बट्टे में चला जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है, काम खत्म इसका। x1 का मान रखो, x1 का मान है a, y2 का मान है b, y3 का मान है y, x2 का मान है 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाता है पूरा, बट मान रख के दिखाना पड़ेगा। y3 है y और y1 है आपका 0, x3 है x, y1 है 0 और y2 भी है, y2 है b। ठीक है, गुणा करें के अंदर ये हो गया ए बी माइनस के ए वाई, ये 0 हो गया और ये आ गया माइनस के एक्स बी। ओके, अब ये भी माइनस का ए वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। दोनों तरफ ए बी से भाग दे देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए। 1 तभी आएगा जब भाग दोगे, ए बी से भाग देने पर, है ना। तो ए बी, इसके बट्टे में ए बी, इसके बट्टे में ए बी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ए बी एक कम ए बी, ठीक है। तो यहाँ से ए से ए कटा, बी से बी कटा, तो क्या बचा इधर एक, इधर वाई के बट्टे में बी और इधर एक्स के बट्टे में ए। ये तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करने के लिए बोला था ना तुम्हें, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी 1 के बराबर हो गया सिद्ध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक की ऊंचाई 13 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गौ नंबर है। देखो आपके पास एक शंकु है, शंकु आप जानते हैं, ये आपका शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है h और ये इसकी त्रिज्या हमने मान ली r। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई l 13 दे रखा है, यहाँ लिख देंगे दिया है। तिर्यक ऊंचाई l बराबर 13 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे से पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पाई आर उपनिष्ठ होता है, अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये दे रखा है हमें 90 पाई दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखें पाई से पाई कटा और एल का मान भी दे रखा है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार वैसे देखा जाए तो, है ना, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें आर का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। सो यहाँ से देखो बच्चों 90 हो गया, यहाँ आर हमें पर निकालना है, एल का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 13 प्लस आर। ध्यान से देखो तो अंदर गुणा करोगे 13 आर प्लस आर स्क्वायर, 90 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 13 आर माइनस के 90। सो देखो ध्यानपूर्वक, ये एक द्विघात समीकरण बना हमारे पास। अब इसको हल करोगे, आर के मान मिलेंगे आपको और वही आपको आंसर दे देगा। ऐसे दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 90 आए और घटाने पे 13। आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 90 लिखा, गुणनखंड कर दो, छोटे छोटे गुणनखंड करना है। 2 चौको 8, 2 पंच 10, 3 से घटे 3 कम 3, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, 5 कम 5, 13 चाहिए ना, तो 5 3 15, हमें 13 चाहिए। 2 3 6, 6 3 18, 18 और 5। ठीक है, दो संख्या क्या है, 18 और 5 है। 18 में से 5 और घटाओगे तो 13 बचते हैं। 18 5 90, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से,
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आर ओबेनिस्ट, आर बचेगा, और ये 18, यहाँ से 5 ओबेनिस्ट, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा 18। ये जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओबेनिस्ट निकाला है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि r + 18 = 0 तो प्लस के 18 इधर के माइनस का हो जाएगा, जो कि अमान्य है। ठीक है, इसका मान नेगेटिव में नहीं हो, त्रिज्या का मान कभी भी। दूसरा ले लोगे, यदि r - 5 = 0 तो माइनस के 5 इधर के प्लस का 5 हो जाएगा, और यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाओ घ नंबर पर। क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों पर भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपरोक्त विधि द्वारा इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। अब माध्य निकालना बहुत आसान है। देखो, माध्य निकालने के ना बच्चों बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपको कौन सा मेथड लगाना है, आपको लगाना है जो आपको ईजी लगता है। अगर बोला नहीं गया तो जो आपको सही लगे वो आप लगा दो। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जो डाटा हमें दे रखा है ना वो हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन माध्य निकालना है, मैं प्रत्यक्ष विधि लगा दूंगा। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमें परिवारों की संख्या f दे रखी है, हमें x निकालना होगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता है f, फिर x और फिर fx। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 100 से 150, फिर दे रखा है 150 से 200, फिर देखो क्या दे रखा है 200 से 250, फिर हमें दे रखा है 250 से 300, और दे रखा है 300 से 350। सब में सेम सेम है, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। f दे रखा है 4, 5, फिर दे रखा है 12, फिर 2। ठीक है, हमें सिग्मा f की ज़रूरत पड़ेगी। इनको जोड़ो, देखो 2 2 4, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 और 5 25। तो इसे क्या कहता है, f का कुल योगफल, यानी कि इसे कहा जाता है सिग्मा f। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 250 हो गया, और फिर आधा कर देते हैं। 250 का आधा कितना होता है 125। ठीक है, 125। सब में 50-50 के अंदर जोड़ते रहो। 125 से 50 जोड़ेंगे तो 175, फिर 50 जोड़ेंगे तो 225, फिर 275, फिर 325। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। 125 चौके कितना होता है 500, फिर हमें गुणा करना है 175 गुणा कितना है पंजे, तो ये होता है 875। फिर कितना है 225 गुणा करना है किससे 12 से, तो ये होता है 2700। ठीक है, फिर 275 उसको गुणा करना है 2 से, तो ये होता है 5500। और फिर 325 है, ठीक है ना, 325 को गुणा करना है 2 से, तो ये 650 होता है। जोड़ेंगे 5, देखो 5 और 5 10 और 7 17, हासिल लगा 1। ठीक है, यहाँ से देखो 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 1 32, हासिल लगा 3, 2 और 3 5, ये आ गए। तो माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx, प्रत्यक्ष विधि लगाया हमने, बट्टे सिग्मा f। तो 5275 इसको भाग देना है 25 से। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5275 को जब आप भाग दोगे ना 25 से, तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो आंसर आ जाएगा 211। माध्य, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपने आराम से निकाल दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर पे आ गए हम। कह रहे हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
छठे का कौन नंबर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आयताकार खेत है, पहले चित्र बना के दिखा देता हूँ। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ये हमारी लंबाई हुई, ये हमारी चौड़ाई हुई। ये छोटी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है, और ये विकर्ण है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण। प्रश्न में क्या बोले, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। छोटी भुजा में सब कुछ निर्भर कर रहा है, छोटी भुजा चौड़ाई। माना छोटी भुजा चौड़ाई होती है, उससे हमने x मान लिया, तो चौड़ाई हमारी x हो गई। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि लंबाई। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है, यानी कि x + 30। और जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है, ये विकर्ण। अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। ये दूरी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो इसमें तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। आपको कुल मिलाकर x का मान चाहिए, ABCD, तो लिख देंगे त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। मान रखो कर्ण है x + 60, वर्ग आधार है आपका x + 30, वर्ग लंब है x वर्ग। खोलिए इसको, तो इसको जब खोलेंगे a का वर्ग b का वर्ग 2ab, 6 दूनी 12 है ना, 120x। इधर खोलो, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, ये है। दोनों तरफ ये चीज़ है, ये चीज़ कटा, ठीक है। बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ। यहाँ से x² + 60x + 900, ठीक है, माइनस के 120 माइनस का 3600 बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ बचा हमारे पास। आगे हल करेंगे, x² 60x माइनस के 60x बचेगा, माइनस के 2700 बचेगा। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करें तो 2700 आए और घटाए तो 60 आए। द्विघात समीकरण बन के आया आपके सामने। तो 90 और 30 को गुणा करोगे 2700 आएगा, 90 में से 30 घटाओगे 60 आएगा। 90 30 नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मैंने मान रखा है, ध्यान रखिएगा। अंदर नेगेटिव से गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से x उभयनिष्ठ, x बाहर आ गया, 90 बचेगा। यहाँ से 30 उभयनिष्ठ प्लस के 30 9 200, ठीक है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। यदि x + 30 बराबर 0 तो प्लस का 30 इधर आगे माइनस का होगा, जो कि असंभव है क्योंकि माइनस में नहीं होता कभी भी, है ना, खेत की लंबाई। दूसरा ले लेंगे, यदि x - 90 बराबर 0 तो माइनस का 90 इधर आके प्लस का हो जाएगा, जो कि आंसर है। यानी कि जो छोटी भुजा होगी वो 60 होगी और जो लंबाई होगी 60 + 30 यानी कि 90 होगी। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे, दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त BC को व्यास मानकर, ठीक है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह NCERT का मस्त शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, चित्र आपके सामने दिख रहा है। तो ये BC तो पता नहीं है हमें, पहले ये BC निकालना पड़ेगा, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा और फिर उसमें से चतुर्थांश का घटा दूंगा, तो ये बचेगा, है ना। ये NCERT का प्रश्न है। तो देखो बच्चों कैसे होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा BC।
चित्र दोबारा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बना हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, तो BC का जो वर्ग होगा पाइथागोरस प्रमेय से, BC का जो वर्ग होगा वो होगा AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC कितना है, 14 है, AB कितना है, ये भी 14 है, तो 14 स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो BC आ जाएगा इसका वर्गमूल। 14 का वर्गमूल होता है 14 स्क्वायर 12 के, इससे 14 बचेगा और 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो BC आ गया 14। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले की त्रिज्या को कैपिटल R से दिखाता हूँ और इसकी जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल r से दिखाता हूँ। इसलिए अगर मैं बोल दूँ, ये क्या बोल दूँ, BC को बेस्ट अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि BC तो इसका व्यास हुआ, अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, वो क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 14√2 की आधी हो जाएगी, 2 सत्ते सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इस बड़ी वाली त्रिज्या तो दे रखी है, किसकी, ये क्या है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे चतुर्थांश है तो थीटा कितना है, 90 है। ओके, अब आ जाओ प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, ये, ठीक है, त्रिज्यखंड बोल लो इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सूत्र रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई लंबवत है तभी जाके लगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बट्टे में 2 और त्रिज्यखंड का होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। इसमें बड़ा वाला r लगाएंगे क्योंकि इसमें ये वाला r आएगा ना, तो ये बड़ा r माना है इसको हमने, मान रखो अब और हल करो। 1/2 आधार है 14, ऊंचाई भी है 14, पाई का मान 22/7 और स्मॉल r कितना है आपके पास, 7√2, 7√2 बट्टे में ऑलरेडी 2 है। ठीक है, एक साथ काटो, √2 2, 2 से 2 कटा, थीटा है 90/360, पाई का मान 22/7 और बड़ा वाला r हमारे पास कितना है, 14। ठीक है, 4 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर काटोगे, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 22 सत्ते 154 प्लस का, और यहाँ पे 22 सत्ते 154 माइनस का, कटा, आंसर क्या जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। गौर नंबर पे आ जाऊँ। सो बच्चों, ये NCERT एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे निम्नलिखित सारणी से माध्यिका का मान ज्ञात करना है। यहाँ से किसका मान निकालना है, माध्यिका। तो वो माध्यिका को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान होता है माध्यिका निकालना। सबसे पहले हमारे पास जो टेबल है, सारणी, वो बना लो। यहाँ वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबार, बस इतना ही चाहिए होता है। आप स्केल खींच के बनाना ताकि अच्छा लगे मेरे पास, मैं तो जल्दबाजी में कर रहा हूँ। ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता दिया हुआ है, आपको संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। ठीक है,
वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, देखो 10 पे समाप्त हुआ, 10 से शुरू हो रहा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, एफ क्या दे रखा है, 2 4 7 3 2। आपको एफ का कुल योगफल चाहिए होगा, तो यहाँ से देख लो, 2 4 6, 6 ये हो गया, 6 और 7 कितने हो गए, 13, सही ना, 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 2 18 आ गए। इसको एन कहा जाता है, सिग्मा एफ को। सी एफ निकालना है, ये 2 वैसे का वैसा, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 7 जोड़ोगे 13, 13 में 3 जोड़ोगे 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18। तो यहाँ 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। अब क्या होता है, n/2 देखना होता है, n 18/2 यानी कि 9। 9 से जस्ट बड़ा वाला ढूंढना होता है आपको सी एफ में, 9 से जस्ट बड़ा क्या है, 13। उसी सिद्ध में आ जाओ 7, उसी सिद्ध में आ जाओ ये। ठीक है, तो ये होता है आपका माध्यक वर्ग। चूंकि माध्यक वर्ग आपके पास क्या है, 20 से 30, तो ये निम्न सीमा है, इसलिए जो आपका L होगा वो आपका 20 होगा, और H क्या होगा, इनके बीच का अंतर, 30 में से 20 घटाओगे 10। और ये आप F के सारणी में देख रहे हैं, तो ये F होता है, जहाँ से आपने चेक किया था उसके ऊपर वाला ये आपका CF होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है L + n/2 माइनस के CF गुणा H बट्टे में F। मान रखो, तो L का मान हमारे पास है कितना, 20, n/2 हमारा है 9, CF हमारा है 6, H हमारा है 10 और F का मान है 7। बस हल कर लीजिए, 9 में से घटाएंगे 30, 3 दाई 30 बट्टे में 7, 7 से काटो, 7 चौके 28, 2 बचा 20 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 छंग 42, 7 8 7 ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, 7 छंग 42, 7 8 56, 7 8 56, 10 के दोस्त अंदर ले लो, 20 + 4.28, तो ये हो जाएगा 24.28 आंसर। तो ये आपको आपका माध्यक मिल जाएगा आराम से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री देखा गया है। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके NCERT पर आधारित प्रश्न है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 7वें का क नंबर, हम तो सारा कर रहे हैं ना, पेपर पे आपको चॉइस मिलती है। कह रहे हैं एक नाव पुल की ओर आ रही है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं पुल है और ये हमारा समुद्र है। ठीक है ना, कह रहे हैं एक नाव पुल की ओर है, किसी क्षण उसका उन्नयन कोण 30 दिखा गया। यहाँ पर एक नाव है, ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ से इस पुल ऊपर से जब देखेंगे ना, तो उस टाइम पे उसका उन्नयन कोण 30 था। ठीक है, नाव के उसी चाल से 4 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ गया। नाव पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। 4 मिनट बाद यहाँ से इसको यहाँ तक आने में कितना लगा, 4 मिनट लगा। 4 मिनट बाद जब देखते हैं तो उन्नयन कोण बढ़कर 30 की जगह पर कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाव आ गया, पहले यहाँ थी, तो नाव को यहाँ से पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये समय आपको निकालना है। ठीक है, नाव एक समान चाल से चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं दूरी मान लूँगा कि ये दूरी x है, ये दूरी y है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये दूरी h है। ये मैंने मान लेना है। ठीक है, मान लेना, अब हमें बस संबंध मिल जाए इसमें तो बात बन जाएगी। तो एक 2 समकोण त्रिभुज बन रहे, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, हल करोगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज नाम तो दिया ही नहीं, A B C D,
ए बी सी में आ जाओ। देखो बच्चों, ये हमें आपको निकालना है और ये दोनों त्रिभुजों में आपको घनिष्ठ भुजा मिलेगी, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। तो ए बी बट्टे बी सी, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होते हैं, लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60। ए बी है h, बी सी है y, दूरी में लेना है t नहीं, और tan 60 का मान √3, इधर गुणे में आ जाएगा h बराबर √3y, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी में, ये आपको लेना है और ये आपको निकालना है क्योंकि ये दे भी रखा है। तो ए बी बट्टे में आ जाएगा बी डी, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा बड़े वाले में कितना है 30 डिग्री है, और ये आधार कितना होगा x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। ए बी हमारी h है और ये हो जाएगी x प्लस वाई, tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। तिरछे गुणा कर दोगे x प्लस वाई, एक कम x प्लस वाई, और ये आ गया √3h। h का मान हमें पता है, यहाँ रख दो, चूँकि h बराबर कितना है √3y, ठीक है। अब हम आगे हल करेंगे, यहाँ आ जाओ, x प्लस वाई √3h की जगह पे रख दिया √3y। हमें x और y में बस एक संबंध चाहिए था जो कि मिल जा रहा है, √3 3y, तो x इधर आ जाएगा 3y प्लस का y आके माइनस का y, x और y में मुझे संबंध मिल गया। x किसके बराबर है 2 के y के बराबर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। समय के संबंध में, संबंध समय पर भी वही रहेगा क्योंकि एक समान चाल से वो चल रहे हैं। तो हमें y की टाइमिंग निकालनी है, x की टाइमिंग तो 4 में, y की टाइमिंग निकालनी है। तो y आपका x/2 है, जो कि x आपका 4 मिनट है, रख दो। तो और 2 मिनट लगेंगे उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आ जाओ। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, या तो वो करना था या अथवा में ये है, अथवा वाला भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर पर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से एक ही सीधी रेखा में उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक मीनार, ये मीनार है एक ही रेखा पर, एक 25 मीटर दूर पर और दूसरा दूरी जो है आपका एक 25 मीटर उसी रेखा पे ना, और दूसरा 100 मीटर दूरी पर। जो उन्नयन कोण है ना वो क्या है कोटिपूरक है, पूरक कोण है, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। पूरक कोण है तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि भैया मीनार की ऊंचाई h है, ये आपको ज्ञात करनी है। नाम दे दो ABCD। तो जो कोण हमें दे रखा है कोटिपूरक, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। समपूरक क्या होता है जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आए, पूरक होता है जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्वेश्चन में दे रखा है 25, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल दे रखी है 100 मीटर में। तो ये भी आपको h की दूरी निकालनी है, ठीक है। त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये निकालना है और ये दे रखा है, संबंध लगाएंगे AB बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा थीटा ही है। तो AB है h, BC है 25, ये है tan थीटा, पहला समीकरण। अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ABD में AB निकालनी है और BD पता है, कितना है BD 100, उनमें संबंध लगाएंगे। तो ये भी tan थीटा होगा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा है,
tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ए बी का मान h है, बी डी का मान 100 है, ये होता है कॉट थीटा। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की गुणा कर देनी है। गुणा करोगे tan थीटा गुणे कॉट थीटा और इधर आ जाएगा h/25 गुणे h/100। ठीक है, tan थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1 होता है, h गुना h स्क्वायर, ये आ जाएगा 2500। तिरछे गुणा करेंगे आगे, h स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2500, वर्गमूल निकालेंगे 25 का वर्गमूल 5, 2 0 से 1 0। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 50 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं ख नंबर पर। ठीक है, या तो ये करना है या फिर ये करना है, लेकिन हम दोनों करेंगे। ठीक, सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ ख नंबर, उसके बाद अथवा वाला पार्ट भी करेंगे। देखो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये धारा है, ठीक है, ये धारा है। तो धारा की अपनी एक बहाव होती है कि नहीं। तो मैं मान लेता हूँ, माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके अंदर जो ऋतु है ना, ये जो ऋतु इसके अंदर है, इसके अंदर ये ऋतु तैर रही है। तो मैं मान लेता हूँ, माना जैसे कि मैं चित्र बनाता हूँ ना, वैसे आप एग्जाम में भी बना सकते हो, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। माना ऋतु की चाल वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसलिए अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, ऋतु की चाल में ना धारा की चाल जब जोड़ दोगे तो अनुकूल चाल होती है। अनुकूल चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, तो वो होगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल क्या होगी, वो होगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में ना वो धारा की चाल घट जाती है। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। चूंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, है ना। तो प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि अनुकूल स्थिति में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, समय 2 घंटा है, दूरी 20 किलोमीटर, चाल अनुकूल वाली है, यानी कि x + y। 2 × 2 2 × 2 0, x + y = x + y और यहाँ है 10। पहला समीकरण प्रथम शर्तानुसार से। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है प्रतिकूल स्थिति में। समय 2 घंटे ही है, दूरी 4 है, प्रतिकूल चाल है x - y। 2 × 2 2 × 3 4, x - y = x - y, इधर से बचा 2। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल कर देना है। समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे। यह है x + y = 10 और दूसरा x - y = 2। ठीक है, जोड़ेंगे तो + - y कटा, x और x कितना हो जाएगा, 2x, ये 12, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 × 12। x आपने क्या माना था, ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर x + y = 10 है, x का मान 6 रख दीजिए, प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी धारा की चाल। ठीक है, ये हमारा आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो ये करना था या दूसरा वाला पार्ट करना था, इसको हल करना है रैखिक समीकरण में बदल कर। ठीक है, तो जो दे रखा है ना, अथवा वाला पार्ट है,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले जो दे रखा है उसको मैं लिख लेता हूँ। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग बट्टे ले लेंगे। 7x के बट्टे में xy, 2y के बट्टे में xy। तो देखो x कटा, y से y कटा, 7 के बट्टे में y, 2 के बट्टे में x। ये है समीकरण नंबर 1 प्रॉपर। दूसरा यहाँ से देखो 8x के बट्टे में xy, अलग अलग बट्टे ले लेंगे। x कटा, y से y कटा, ये है 8 बट्टे y और ये 7 बट्टे x। समीकरण नंबर 2 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी x है। तो ये सममिति दिखा रही है। रैखिक में बदलने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना कि भैया एक बट्टे y को हम a मानते हैं और एक बट्टे x को हम b मानते हैं। मैंने कहा बढ़िया है यार। तो फिर मैं कहूँगा कैसा हो जाएगा समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। देखो ये क्या हो जाएगा, एक बट्टे y को आपने a माना है तो ये हो जाएगा 7a, ये हो जाएगा 7a माइनस के 2b बराबर 5 और ये हो जाएगा 8a प्लस के 7b बराबर 15। तो पहले हमें a और b के मान निकालने पड़ेंगे, तब मैं यहाँ रखूँगा, उसको हल करूँगा, तब मुझे x और y के मान मिलेंगे। तो अब किसको हटाओ, b को हटाते हैं। इसका गुणा जो 2 है इसमें 2 से गुणा कर दो और इसका गुणा 7 है इसमें 7 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे 7 से, 7 7 49a, 7 दूनी 14b, 7 5 35। 2 से गुणा करेंगे 2 8 16a प्लस 7 दूनी 14b, 15 दूनी 30। जोड़ेंगे तो ये कटा, तो जोड़ना है 9 6 15, ऐसे लगा 1 65a, ये भी हो गया 65, 65 1 कम 65, तो a का मान आ गया 1। a का मान कहीं पे भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, 3 में रख दो, चूँकि 7a माइनस के 2b बराबर 5 है। ठीक है, a का मान कितना है 1, प्लस के 5 इधर माइनस के आ जाएगा, माइनस का 2b इधर के प्लस का 2 बचेगा, तो 1 कम 2, तो b का मान भी आ गया 1। a और b दोनों के मान 1 1 आ गए, चूँकि 1 बट्टा x को आपने माना था a, रख दो a का मान 1, x 1 कम x बराबर 1, व 1 बट्टे y को आपने b माना था, b का मान भी आ गया 1, y 1 कम y 1, तो x और y दोनों के मान कितने होंगे 1 1। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखो पूरा पेपर एक एक चीज़ समझाते हुए मैंने आपको सॉल्व करके बताया, अथवा सब किया हमने, फिर भी मुझे पेपर पूरा हल करने में 1 घंटा 13 मिनट लगा है, समझा के हल किया है फिर भी, और सारे किए तब। तो सोचो अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी हो, आपने ढंग से पढ़ाई की है, तो कभी टाइम का इशू तो आएगा नहीं, है ना। पेपर करके आराम से बैठे भी रह सकते हो तुम। तो तैयारी इस हिसाब से आपको बनानी है अपनी खुद की। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो समय की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने 1 घंटे में कर दिया है और हर एक क्वेश्चन किया है, आपके सामने समझाते हुए किया है। अगर मैं खुद करने बैठूं तो ये आधे घंटे में हो जाएगा, बिना समझाए अगर करूं, है ना। और अगर समझा के राइटिंग बना के किया है तब इतना टाइम लगा है, और आपको समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, तो सोचो कितना ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पढ़िए, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।